हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों का विवेचन अथवा रीतिकालीन परिस्थितियों ने तात्कालिक साहित्य को किस रूप मात्रा में प्रभावित किया है और किस सीमा तक प्रभावित किया है, ये बताना है। तो इसमें है कि भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योग हुआ करता था, क्योंकि युगीन वातावरण राजनीतिक, समाज, सांस्कृतिक, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता था। अतः किसी युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होना अपने आप में अनिवार्य हो जाता है। वहीं रीतिकालीन साहित्य के अध्ययन के प्रसंग में यह अनिवार्यता और अधिक बढ़ जाती है। कारण इस साहित्य के निर्माण की 200-250 वर्ष की दीर्घ अवधि में देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं और वर्ग विशेष अभिरुचि द्वारा नियमित होने के कारण साहित्य और कला में एक विशिष्ट दिशा ग्रहण की है। अतः उन सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत है, जिन्होंने रीतिकाल के साहित्य और कला की एक विशिष्ट दिशा प्रदान की है। वहीं राजनीतिक परिवेश में भक्ति काल की समाप्ति तक मुगल साम्राज्य अपने वैभव के चरमोत्कर्ष पर था और बादशाह अकबर व जहांगीर के बाद शाहजहां की बादशाहत में रीतिकाल का प्रारंभ हुआ। रीतिकाल 200 वर्ष का इतिहास राजनीतिक पतन की कहानी है। मुगल सम्राट शाहजहां से शुरू होकर 1857 की क्रांति तक पहुंचता है, बल्कि मुगल वंश के पतन तक। यह समय निरंकुश शासन का और विलासिता तथा अभ्यासी की चरम सीमा का भी काल है। इतिहास गवाह है कि हर मुगल बादशाह ने अब्बा जान के खिलाफ बगावत की और एवं परिवार के लोगों पर जुल्म ढाए। खुद शाहजहां के उच्च घरानों की विवाहित स्त्रियों और यहाँ तक कि अपनी बेटी नूरजहां से अनैतिक संबंध थे। राजपूत सरदार भी विलास के इस सागर में गोते खाने लगे। इधर अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने जो बाहर से हमले किए, उससे शासन तंत्र खोखला हो चला। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग का सजीव चित्रण करते हुए लिखा है कि गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया। सारंगी, बादल तथा तवलचियों की नियुक्तियां उच्च पदों पर हो गईं। पद्माकर का ये निम्नवत कवित्व इस प्रकार है कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुड़ीचन है, चांदनी है, चिक है, चिराग की माला है, कहे पद्माकर त्यों गजल गिजा है सजी, सेज है, सौराही है, सुरा है और प्याला है, ताना तुक ताला है, विनोद की रसाल है, सुवाला है, दुसाला है, निसाला है, चित्रसाला है। अजीब सी बात है। आगे की है, काल शक्तिशाली मुगल सम्राट के पतन और विध्वंस का काल है। मुगल साम्राज्य का बिखरना प्रारंभ हो गया था। वहीं औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य के विघटन की यह प्रक्रिया तीव्र हो उठी थी। वहीं साम्राज्य के टुकड़े होकर चारों ओर छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे। वहीं राजा और दरबारी निरंकुश और विलासी हो उठे। पर इस युग में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल आदि कुछ ऐसे राजा थे जो हिंदू गौरव की स्थापना के लिए हिंदू साम्राज्य स्थापना करने में लगे थे। इस सब विखंडन के बावजूद मुगल काल के साहित्य, संगीत, स्थापत्य, चित्रकला आदि विभिन्न कलाओं का पर्याप्त विकास हुआ, क्योंकि प्रकारांत से यह युग शांति और समृद्धि का युग रहा है। वहीं परंतु औरंगजेब की धर्मांधता ने कलाओं के विकास के स्थान पर युद्ध कौशल साम्राज्य विस्तार किया। उसकी पक्षपातपूर्ण नीति ने हिंदुओं के आत्मसम्मान को जागृत किया। तभी तो कविवर बिहारी ने उसके प्रधान सेनापति महाराज जयसिंह को निम्न दोहे से चेतावनी दी थी। इसमें है इनकी चेतावनी जो दी थी, उसमें है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखु बिहु विचार, बाज पराए पानी पे इन पर छिनु न मार। यानी कि धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो भक्ति काल की स्वार्थ
स्वस्थ निर्भीक भक्ति परंपरा का निर्वाह रीति युग के कवि नहीं कर सके। वहीं कबीर, तुलसी, सूरदास ने उत्तराधिकारी विलासी राजाओं व अमीरों के चाटुकार बन गए। वहीं भक्ति युग के जो कवियों ने माँ को कहा सीकरी में सो काम कहकर राजाश्रय के प्रलोभन को ठुकरा दिया, पर ये तो राजाओं की विलासिता के यंत्र मात्र बनकर रह गए। वीर रस के कवि भूषण इसके अपवाद रहे। वहीं राधा कृष्ण के नाम स्मरण का तो बहाना था। वस्तुतः इस आधार पर धर्म के स्थान पर श्रृंगार रस का ही पारिपाक हो रहा था। धर्म तथा ईश्वरोन्मुखता विपत्ति का आधार होती थी। यह युग अपेक्षाकृत सुख शांति का युग था। धार्मिक गतिविधियां व्यक्तिगत ही रह गई थी। औरंगजेब की कट्टर धार्मिकता ने हिंदू समाज को उद्वेलित कर दिया था। कबीर और तुलसी के धार्मिक समन्वय के सिद्धांत को त्याग दिया था। धर्म एक अखंड आडंबर और ढोंग का स्वरूप रह गया था। कर्म और आचार के स्थान पर अंधविश्वासों ने पैर जमा लिए थे, जिससे जनता की दिग्भ्रमित होकर पुजारियों मुल्लाओं के द्वारा शोषित हो रही थी। पुरानी पवित्र संत परंपरा एवं सूफी परंपरा का अभाव हो गया था। वहीं मठ, मंदिर, मस्जिद विलास के केंद्र हो गए थे। वैष्णव संप्रदाय का हिंदी क्षेत्र में प्रभाव था। वहीं हिंदू मुसलमान रूढ़िवादी कट्टरता के शिकार थे। सच्चे मानव धर्म का अभाव हो गया था। वहीं अगर सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो उस समय समाज उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग में था। निम्न वर्ग शोषित व प्रताड़ित हो रहा था और उच्च वर्ग विलासी और अय्याश था और निम्न वर्ग को शोषित करता था। आम जनता दोहरे शासन के कष्ट झेल रही थी। किसी भी नागरिक की युवती या स्त्री कभी भी अमीरों राजाओं की हवस का शिकार हो सकती थी। आर्थिक दृष्टि से भी राजाओं द्वारा प्रजा को तोड़ फोड़ दिया था। अतः सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि से अंत तक अधपंत का युग ही कहा जाना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था। वहीं सामंत शाही में जितने भी दोष हुआ करते थे उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य के जीवन पर पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बादशाह था और उसके अधीन था मनसबदार अथवा अमीर उमराव। अनेक बाद ओहदों पर विविध वर्ग के कर्मचारी आते थे और उनका और अमीरों का कार्य राजा की खुशामद कर उसके लिए विलास सामग्री इकट्ठा करना था और ये नीचे वालों को मात्र संपत्ति समझते थे, जिनका अस्तित्व उच्च वर्ग के सेवा करना था और विविध प्रकार के शोषित होना था। वहीं शासित वर्ग में एक और श्रमजीवी और कृषक आते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ, साहूकार, दुकानदार और व्यापारी आते थे जो कर देते थे। सेठ साहूकार तो व्यापार से कमाई कर लेते थे, किंतु कृषक और श्रमजीवी शोषित हो रहे थे। वहीं जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति, रक्षा आदि का इस काल में कोई प्रबंधन नहीं था। ऐसी शोचनीय अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी और नैतिक मूल्यों से रहित थे तो कोई आश्चर्य नहीं है। वहीं विलासिता इस कदर बढ़ गई थी कि नारी को संपत्ति मानकर ही उसका भोग उनके जीवन का मूल मात्र था। जीवन में नैतिक मूल्यों तथा पवित्रता का नितांत अभाव था। यह सामाजिक दुर्व्यवस्था का काल था। वहीं साहित्य और कलाओं की स्थिति से देखें तो साहित्य और कला की दृष्टि से ये रीति युग पर्याप्त समृद्ध कहा जाता है। इस काल के कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे, फिर भी राजाश्रय के कारण इनकी प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर मिलता था, किंतु अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचि का ख्याल रखने से प्रतिभाओं स्वतंत्र विकास के कम अवसर मिलते थे। फारसी राजभाषा थी, वहीं इसकी अलंकार प्रियता का प्रभाव ब्रज भाषा पर पड़ा। परिणामतः इस युग के राज आश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसती अतिरंजित शैली में लिखते थे। वहीं श्रृंगारिक रचनाओं पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार कविता युग में सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कवि ने अर्थोपार्जन का भी साधन बन गई थी। अन्य प्रकार के श्रम का व्यवसाय करके जितना धन वर्षों में कठिन था उतना कविगण एक पद में राजा को प्रश्न करके क्षण मात्र में पा लेते थे। काव्य ग्रंथ अर्पित करके तो छोटी मोटी जागीरें मिल जाती थी, लेकिन भूषण की पालकी में छत्रसाल का कंधा लगाना, केशव को 21 गाँवों की जागीर देना इस कथन का प्रमाण है कि वस्तुतः सभी भाषाओं के साहित्यिक वातावरण ऐसा ही था। हिंदी के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय भाषाओं में श्रृंगार की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। वहीं कुछ आलोचकों ने इसे कला काल कहा है। साहित्य की नहीं अपितु अन्य ललित कलाएं भी इस युग में पनपी। चित्रकला, संगीत भी काव्य के समान ही इस युग में प्रचलित और समृद्ध हुए। वहीं जागीर का राजत्व काल गुण और परिमाण के कारण इन कलाओं का विशेष स्वरूप से
स्वरूप से चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। वहीं स्थापत्य व संगीत कला का अपना विशिष्ट स्थान रहा। जहांगीर के बाद शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का समृद्ध हुई। वहीं संगीत के क्षेत्र में राजस्थान व ग्वालियर का विशिष्ट योगदान रहा। इनके प्रमाणिक ग्रंथों का निर्माण इस युग में हुआ है। अतः साहित्य और कलाओं के विकास में कारण इस युग को स्वर्ण युग कह सकते हैं, किंतु एकांकी राजाश्रय के कारण जनसाधारण की पहुंच के बाहर ही रहा। वहीं उपसंहार की बात करें तो श्रृंगारकालीन विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग का साहित्य उन परिस्थितियों की ही उपज है। अतः में अंत में हम सावित्री कुमारी सिन्हा के शब्दों में कह सकते हैं कि स्वार्थपरायण राजनीति व्यवस्था, सामंती वातावरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक अव्यवस्था तथा विलास मूलक वैभवजन्य प्रदर्शन, प्रधान अलंकरण, प्रकृति का तात्कालिक साहित्य एवं विविध ललित कलाओं की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ रहा था। वहीं सारांश यह है कि रीतिकाल और उसकी उपरिवर्तित परिस्थितियों ही वे कच्चा माल है जिसमें पूर्ववर्ती परंपराओं से प्राप्त मसाला मिलाकर साहित्य का निर्माण किया गया। राजाश्रय के कारण श्रृंगारता के प्रति आग्रह रहा। वहीं अलंकार प्रियता के उत्पादन का सहारा लिया तथा ललित कलाओं का पर्याप्त विकास हुआ। इन्हीं परिस्थितियों ने काव्य प्रवृत्तियां निर्धारित की और साहित्य को विशिष्ट दिशा प्रदान की। इसके कारण इसे रीतिकाल के अतिरिक्त कला काल या अलंकरण काल या श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसी के साथ 5वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6वां।